हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखते हैं इस वीडियो में संगम काल या संगम साहित्य। यहाँ से जितने भी प्रश्न बनते हैं हम वे सभी आपको करवाएंगे। बस आप इसे ध्यानपूर्वक कहानी के माध्यम से सुनते रहिएगा और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे नोट कर लीजिएगा। आपको यहाँ से दो लाभ हो सके। अगर यहाँ से प्रश्न चले आए तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने और दूसरा जो है रिवीजन करने में बहुत ही आसानी होगा। आइए बिना समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आइए आते हैं अब अपने क्या तो टॉपिक पर। क्या तो देखिएगा संगम काल या संगम साहित्य। देखिएगा इसके बारे में कुछ हम महत्वपूर्ण जानकारी पहले दे देते हैं। क्या देखिएगा संगम क्या बोले हैं, आप ध्यान से सुनते रहिएगा और जो भी हम बोलते हैं आप उसे अपने कॉपी पर नोट करते चलिएगा। देखिएगा क्या बोले हैं, संगम संस्कृत भाषा का शब्द है। क्या बोले हैं, संगम किस भाषा का शब्द है? तो संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ सभा होता है। जिसका अर्थ क्या तो सभा होता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। यह जो है प्राचीन काल में, क्या बोले हैं, प्राचीन काल में तमिल कवियों के द्वारा सभाओं का आयोजन किया जाता था। इन्हीं कवियों द्वारा सभा में कई तमिल साहित्य की रचना की गई। इन्हीं तमिल साहित्यों को संगम साहित्य कहा जाता है। इन्हीं तमिल साहित्यों को क्या कहा जाता है? तो संगम साहित्य कहा जाता है। इसे ध्यान से याद रखिएगा। पूछेंगे कि संगम साहित्य कुल कितने हुए? तो संगम साहित्य कुल 3 हुए हैं। ये लगभग 8वीं सदी में हुआ था। लगभग 8वीं सदी में हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखेंगे कि प्रथम संगम साहित्य और दूसरे संगम साहित्य और तीसरे संगम साहित्य कब हुए और कहाँ और इसकी अध्यक्षता किसने की। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखेंगे संगम काल का राजनीतिक इतिहास चोल, चेर, पांड्य, इसी में हम देखेंगे। और इसी में देखेंगे कि चोल, चेर, पांड्य का जो प्रतीक चिन्ह है क्या है। आप इसे ध्यान से देखिएगा। ये देखते हैं क्या तो देखिएगा संगम काल जो है 300 बीसी से 300 एडी माना जाता है। संगम काल जो है 300 बीसी से 300 एडी माना जाता है। संगम साहित्य तमिल कवियों का सम्मेलन है। संगम साहित्य जो है तमिल कवियों का सम्मेलन। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन पूछेंगे तमिल साहित्य क्या बोले? तो तमिल साहित्य से संबंधित है। इसके लेकिन पूछेंगे मूल विषय क्या है? तो वीरता एवं प्रेम है। वीरता एवं प्रेम है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन इसी में पूछेंगे प्रमुख ग्रंथ क्या है? तो तिरुबलुर है। तिरुबलुर है जो इसका लेखक तिरुकूलर है। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। ऐसे में देखिएगा संगम साहित्य की बाइबिल है। संगम काल की बाइबिल है। संगम काल की गीता है। संगम काल का उपवेद है। संगम काल का पंचवेद है। संगम काल का पंचवेद है किसमें? तो तिरुकुल में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। तो यहाँ से प्रश्न पूछता है कि संगम काल के प्रमुख ग्रंथ कौन है? तो तिरुलूर है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या। तो देखिएगा 1 मिनट। जैन धर्म का क्या बोले हैं? जैन धर्म का ग्रंथ शिल्पाधिकारम। जैन धर्म का ग्रंथ जो है शिल्पाधिकारम, इसका जो लेखक है इग्लो क्या तो इग्लो गोदिन है। इग्लो गोदिल है। इग्लो गोदिगल है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। तो शिल्पाधिकारम के लेखक कौन है? तो इग्लो गोदिगल है। यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे भी गए हैं। लेकिन देखेंगे दक्षिण भारत की प्रतिमा है। पार्वती प्रतिमा देखिएगा। यह जो है कोलबन क्या तो कोलबन व्यापारी था। क्या तो कनगी माधवी थी। क्या तो माधवी थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन इसी में देखेंगे इसके पत्नी का नाम एवं प्रेमिका के नाम अलग अलग बताए जाते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये देखेंगे आगे क्या तो। लेकिन पूछेंगे कि कोलबन व्यापारी के पत्नी का नाम जो था कनगी था। इसके प्रेमिका का नाम माधवी था। क्या तो माधवी था। मणिमैखली लेखक सत्यनार है। मणिमैखले के लेखक कौन? तो सत्यनार है। पे से ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन पूछेंगे मणिमैखले जो है किस धर्म से संबंधित हैं? तो
बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। मैंने मैथिली में माधवी की कहानी दी गई है, माधवी की कहानी दी गई है। साध ये जो क्या थे माधवी हैं वो साध्वी बन जाती है, अंत में क्या तो साध्वी बन जाती है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा इस तरफ है पेन्नार नदी, बेल्लार नदी, कावेरी नदी, आखिर तो बेगई नदी, क्या तो बेगई नदी। इसी तरफ जो था चोल चेर पांड्य का शासन काल था। पे से ध्यान से याद रखिएगा। किस तरफ तो भारत के दक्षिणी भाग में, इस तरफ जो था अर्थात कर्नाटक केरल के तरफ, कर्नाटक केरल के तरफ चेर वंश का शासन था, चेर वंश का शासन था। जबकि ओडिशा आंध्र प्रदेश की तरफ जो था चोल वंश का शासन था। किस वंश का था? चोल वंश का। इस तरफ यहाँ जो था पांड्य का था। किसका शासन था? तो पांड्य का शासन था। पे से ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन इसी में हम आपको बताते हैं, देखिएगा कि चोल चेर पांड्य, चेर के पूछेंगे कि प्रतीक चिन्ह क्या था? तो धनुष था। चेर का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो धनुष था। जबकि चोल का प्रतीक चिन्ह शेर था। चोल का प्रतीक चिन्ह क्या तो शेर था। और पांड्य का प्रतीक चिन्ह मछली था। क्या तो मछली था। पे से ध्यान से याद रखिएगा, कई बार भी पूछे गए हैं। देखिएगा आगे क्या तो संगम साहित्य, संगम साहित्य में 8889 कवियों ने तथा कुल 8889 कवियों ने तथा कुल 197 राजाओं ने भाग लिया था। 197 राजाओं ने भाग लिया था। संगम साहित्य में 3 वंशों की जानकारी मिलता है। संगम साहित्य में कितने वंशों की जानकारी मिलता है? तो 3 वंशों की जानकारी मिलता है, जिसमें से पहला है चोल चेर पांड्य। चोल चेर पांड्य। तो ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि संगम वंश में कुल कितने वंशों की जानकारी मिलता है? तो 3, चोल चेर पांड्य। संगम काल में 3 संगम परिषद आयोजित हुई थी। संगम काल में कितने? 3 संगम आयोजित हुई थी। इसका आयोजन पांड्य राजा द्वारा करवाया गया था। संगम साहित्य का आयोजन पांड्य राजा द्वारा करवाया गया था। संगम साहित्य 9 खंडों में विभाजित है, 9 खंडों में विभाजित है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा इस तरफ जो है चोल का शासन था। किसका? तो चोल का शासन था। इस तरफ जो है पांड्य का शासन था। किसका? तो पांड्य के। और इस तरफ जो है चेर का शासन था। चेर का शासन था, हम आपको बता चुके हैं। देखिएगा क्या बोल रहे हैं, तो संगम साहित्य 9 खंडों में विभाजित था। एक देखिएगा, एक तरफ है कर्म स्थान, दूसरे तरफ है अध्यक्ष, तीसरी तरफ क्या? तो रचना। देखिएगा दक्षिण मदुरै का जो अध्यक्ष किए थे अगस्त ऋषि ने की थी। अगस्त ऋषि ने की थी। इसने कोई भी रचना नहीं की थी। दूसरा है कपाट। क्या? तो कपाटपुरम, कपाटपुरम इसकी भी रचना अगस्त ऋषि ने की थी। तोकला पीएम में, तो क्या? तो तोलक पीएम में, तोकला पीएम में, तोकला पीएम में। उत्तर मदुरै की जो रचना की थी कौन थे? तो नकीर थे। क्या? तो नकीर थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। तोकला पीएम में देखेंगे इसका लेखक कौन है? तो तोकला पियर है, तोकला पियर है। तोकला पीएम के लेखक तोकला पियर है, जो दक्षिण भारत का पहला व्याकरण ग्रंथ है। दक्षिण भारत का पहला व्याकरण ग्रंथ पूछेंगे कौन है? तो तोकला पीएम है, तोकला पीएम है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है 8 प्रकार के विवाह का भी उल्लेख मिलता है। 8 प्रकार के विवाह का भी उल्लेख मिलता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्या बोले हैं? दक्षिण मदुरै, दक्षिण मदुरै की जो रचना करे तो अगस्त ऋषि हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन इसकी अध्यक्षता किसने? सॉरी क्या? तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दोबारा बोलते हैं, देखिएगा दक्षिण मदुरै की अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने की थी। क्या? तो कपाटपुरम की भी अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने की थी। उत्तर मदुरै की अध्यक्षता नकीर ने की थी, नकीर ने की थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं कि आगे क्या है। 1 मिनट देखिएगा। चोल, जिसमें से हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्या? तो चोल वंश। क्या? तो चोल वंश। देखिएगा चोल वंश यह जो है तमिलनाडु के क्षेत्र में तो 850 से 1280 ईस्वी तक, 850 से 1280 ईस्वी तक इसकी जो राजधानी बताता है क्या? तो मलनूर है, मलनूर, उरयू क्या? उरयूर, उरयूर या पुहार है। या क्या है? तो पुहार है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर पूछेंगे राज चिन्ह, तो क्या है? राज चिन्ह जो है बाघ है। राज चिन्ह क्या है? तो बाघ है। तंजौर, क्या बोले हैं? तंजौर या तंजावुर है, तंजौर या तंजावुर है। जो अस्थायी राजधानी थी, जो अस्थायी राजधानी थी तंजौर या तंजावुर कहाँ पड़ता है? तो तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो तमिलनाडु में पड़ता है। चोल वंश में देखेंगे कौन कौन से शासक हुए, जिसमें से विजयालय, कराईकल, आदित्य प्रथम, परांतक प्रथम,
राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, अधिराज, क्या तो अधिराजेंद्र था, अधिराजेंद्र था। इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले विजयालय, क्या तो विजयालय देखिएगा। विजयालय 850 से 887 ईस्वी तक शासन करता है। जो इसका संस्थापक है, चोल वंश का संस्थापक कौन है? तो विजयालय। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसने क्या तो नरकेसरी की उपाधि धारण की थी, नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। कौन? तो नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। किसने? तो विजयालय ने, विजयालय ने। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखेंगे, 1 मिनट देखिएगा, क्या तो उपाधि नर तंजौर पर अधिकार करके, तंजौर पर अधिकार करके, तंजौर पर अधिकार करके किया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन इसी में बताया गया है, देखिएगा, क्या तो चोलेश्वर मंदिर का निर्माण, चोलेश्वर मंदिर का निर्माण विजयालय ने ही करवाया था। चोलेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो विजयालय ने ही करवाया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। तो पूछेंगे चोलेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो विजयालय ने करवाया था। यहाँ से प्रश्न पूछते हैं तो आप इसे नोट कर सकते हैं। आगे हैं पल्लवों का सामंत था, पल्लवों का सामंत कौन था? तो विजयालय थे, विजयालय थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। दूसरा देखते हैं कराईकल, दूसरा कौन है? तो कराईकल थे। आप इसे ध्यान से देखिएगा। कराईकल 887 से 889 तक बैठता है, 887 से 889 तक बैठा है। सबसे प्रतापी शासक होता है, सबसे प्रतापी शासक होता है। उत्तर भारत पर आक्रमण किया, उत्तर भारत पर आक्रमण किया। मगध और अवंती को जीता, मगध और अवंती को जीता। किसने? के तो कराईकल ने। पुहार बंदरगाह का निर्माण कराया, पुहार बंदरगाह का निर्माण करवाया। और क्या तो बेनी का युद्ध किया, बेनी का युद्ध करके उत्तर भारत के राजाओं के संघ को हराया था, उत्तर भारत के राजाओं के संघ को हराया था। आगे हैं आदित्य प्रथम, कौन है? तो आदित्य प्रथम 900 से 907 ईस्वी, 900 से 907 ईस्वी आदित्य प्रथम था। इसने उपाधि तो क्या तो कोदडारम, कोदडारम, कोडरमा, क्या तो कोडरमा की उपाधि धारण की थी। देखिएगा, बोलते हैं दोबारा, कोदंडरमा, कोदंडरमा की उपाधि धारण की। तो जब पल्लव, क्या तो पल्लव शासक के समांत थे। ये जो अपराजित बर्मन को हराया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। थोड़ा सा ऐसा शब्द भी आ जाता है जो पढ़ने में थोड़ा कठिन होता है, लेकिन आप स्वयं से पढ़ सकते हैं। हम लड़खड़ाते हैं, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिएगा आगे, क्या तो प्रांतक प्रथम, क्या तो प्रांतक प्रथम 907 से 953, प्रांतक प्रथम जो था 907 से 953 तक था। देखिएगा, इसने पांड्य शासकों को हराकर, इसने पांड्य शासकों को हराकर मदुरई कोंड की उपाधि धारण की थी, मदुरई कोंड की उपाधि धारण की थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है तंजौर का चिदम्बरम मंदिर, तंजौर का चिदम्बरम मंदिर जो तमिलनाडु में बनाया गया, जो तमिलनाडु में बनाया गया है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है 915 ईस्वी में बेलूर के युद्ध में पांड्य तथा श्रीलंका की संयुक्त सेनाओं को हराया था। बेलूर के युद्ध में पांड्य तथा श्रीलंका की संयुक्त सेनाओं को हराया था। कब? तो 915 में बेलूर का युद्ध हुआ था। लेकिन 949 में राष्ट्रकूट कृष्ण तृतीया तथा पश्चिमी गंग ने मिलकर चोलों को बुरी तरह से हराया था, चोलों को बुरी तरह से हराया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे, क्या तो राजराज प्रथम, राजराज प्रथम। यहाँ से बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिएगा, इसका जो शासनकाल है 985 से 1014 है, 985 से 1014 है। देखिएगा, प्रतापी शासक और उपाधि ने शिव प्रसाद शेखर की धारण की था। पूछेंगे राजराज प्रथम की कौन सी उपाधि? तो शिव प्रसाद शेखर की। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण तथा नटराज की मूर्ति बनवाई थी। किसने? तो राजराज प्रथम। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, नोट कर सकते हैं। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर तथा नटराज की मूर्ति किसने बनवाई? तो राजराज प्रथम ने बनवाई थी। उत्तरी श्रीलंका के शासक महेंद्र पांचवा को पराजित किया था, महेंद्र पांचवा को पराजित किया था। अंतिम विजय मालदीव समूह की विजय है, अंतिम विजय मालदीव समूह की विजय है, जो नौसेना की अद्भुत उपलब्धि है, जो नौसेना की अद्भुत उपलब्धि है। भूमि मापने का प्रयास किया था, भूमि मापने का प्रथम प्रयास किसने किया था? राजराज प्रथम के काल में किया गया था।
देखिएगा, बृहदेश्वर मंदिर या क्या तो राजराजेश्वर मंदिर किसके निर्माण में हुआ था? राजराज प्रथम के। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा बता दिए हैं कि चोल वंश का जो प्रतीक चिन्ह है, क्या बताएं? तो बाघ है। चोल वंश का प्रतीक चिन्ह पूछेंगे तो क्या? तो बाघ। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। चोल वंश की प्रथम जानकारी पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी से मिलता है। चोल वंश के बारे में प्रथम जानकारी पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी से मिलता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्या? तो राजेंद्र प्रथम देखिएगा 1014 से 1044, 1014 से 1044 दक्षिण भारत का सिकंदर या नीलकंठ शास्त्री ने कहा, दक्षिण भारत का नेपोलियन तो बिस्टिन स्मिथ ने कहा था। पाल वंश के शासक महिपाल को हराया था। पाल वंश के शासक महिपाल को किसने हराया? तो राजेंद्र प्रथम ने। यहाँ पे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन यहाँ से प्रश्न पूछते हैं, दक्षिण भारत का सिकंदर या नीलकंठ शास्त्री किसे कहा? तो राजेंद्र प्रथम को दक्षिण भारत का नेपोलियन किसने कहा था? बिनेस्ट स्मिथ ने कहा था। किसे? तो राजेंद्र प्रथम को पाल वंश के शासक महिपाल को हराया था। आगे राजेंद्र तृतीय 1250 से 1280 अंतिम शासक राजेंद्र थे। तब बोलेंगे चोल वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो अधिराज। आप ध्यान से याद रखिएगा, चोल वंश के अंतिम शासक थे। आगे क्या? तो देखिएगा, चेर है। क्या? तो चेर वंश। देखिएगा, चेर वंश जो है केरल और तमिलनाडु वाले क्षेत्र में थे, जो इसका पुराना नाम चेर है। इसका पुराना नाम क्या? तो चेर है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा, चेर का जो प्रतीक चिन्ह है, बता चुके हैं कि चेर वंश का प्रतीक चिन्ह धनुष है। क्या? तो धनुष है। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा, बता चुके हैं। देखिएगा, चेर वंश की राजधानी कहाँ पर थे? तो वांजीपुर, कारियूर तौड़ी है। यहाँ पे ध्यान से याद रखिएगा। चोल वंश की राजधानी वांजीपुर, क्या? तो वांजीपुर, वांजी, कारियर तौड़ी मिलता है। राज चिन्ह धनुषबाण तीर कमान किसका? तो चेर वंश का प्रतीक चिन्ह। इसमें से प्रमुख शासक जो हुए थे देखिएगा कि तो उदयन जेरुल हैं। यह जो है चेर वंश का संस्थापक माना जाता है। इसका उपनाम प्रियदर्शी है। प्रिंसेप ने प्रियदर्शी का संबंध श्रीलंका शासक तीसई से जोड़ा है। टर्नर ने कहा प्रियदर्शी अशोक से ही है। अर्थात प्रियदर्शी अशोक को भी कहा जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये किससे संबंधित? तो चेर वंश से संबंधित है। आगे क्या है? तो देखिएगा, शेख गुटुवन दूसरा शासक। इसने उपाधि लाल चेर और भल्ला चेर की उपाधि धारण की थी। लाल चेर और भल्ला चेर किसने? तो शेख गुटुवन ने। सती कनकी की पूजा की शुरुआत की गई थी। श्रीलंका का शासक गाजुबाहु में भी शामिल हुआ था। श्रीलंका के शासक गाजुबाहु में भी शामिल हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखोगा, पेरुन जेरुल है। गन्ने की खेती कराई थी। पेरुन जेरुल था, गन्ने की खेती शुरू करवाई थी। मादर जेल क्या? तो इम्पोरोई अंतिम शासक था। किस वंश का? तो चेर वंश का था। पूछेंगे चेर वंश का अंतिम शासक कौन था? मादर जेल इम्पोरोई। आइए देखिए, क्या? तो पांड्य वंश। क्या? तो पांड्य वंश। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा, एक मिनट, पांड्य वंश से जितने भी प्रश्न बनते हैं ये देख लीजिएगा। पांड्य वंश की जानकारी हमें मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से मिलती है। अब पांड्य वंश की जो प्रतीक चिन्ह बताएं तो क्या बताएं? तो मछली थे। क्या थे? मछली थे। देखिएगा, राजधानी
कई, कोरकई या मदुरई है, कोरकई या मदुरई है। राजचिन्ह मछली है। इसका जो प्रथम शासक है नेडियोन, 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 तब पूछेंगे पांड्य वंश के संस्थापक कौन, तो नेडियोन है। नेडियोन ने जो समुद्र पूजा की शुरुआत की, समुद्र पूजा की शुरुआत की, तो किसने, तो नेडियोन ने, नेडियोन ने। आगे देखिएगा क्या, तो नेजुडियन, नेजुडेलियन, नेजुडेलियन, नेजुडेलियन है। को क्या, कोवलन, कोवलन व्यापारी, कोवलन व्यापारी दंड दिया था, कोवलन व्यापारी दंड दिया था किसे, तो नेजुलिडियन को, नेजुलेडियन को। आगे क्या, तो तलैया, तलैया गलम, तलैया गलम, तालैया गलम युद्ध, तालैया गलम युद्ध चोल और चेर के संयुक्त हुआ था, चोल और चेर के संयुक्त हुआ था। ये जो है आपको बुक में देखने को नहीं मिलेगा। हम जो है बहुत ही डिटेल और बारीकी से आपको पढ़ा रहे हैं, बस आप उसे कॉपी पर नोट कर लीजिएगा ताकि रिवीजन करने में बहुत ही आसानी हो। क्या बोले हैं, तालाया गलम युद्ध में, तालाया गलम युद्ध किसके बीच, तो चोल और चेर के बीच हुआ था। आगे हम मार क्या, तो मारबर्मन, मारबर्मन कुलशेखर, मारबर्मन कुलशेखर जो था पांड्य वंश का अंतिम शासक था, पांड्य वंश का अंतिम शासक था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य बोलते हैं, देखिएगा। तोकला पीएम के लेखक हैं, तो तोकलो पियर हैं, तोकला पियर हैं। तोकला पीएम के लेखक तोकला पियर हैं। शिल्पाधिकारम के लेखक क्या, शिल्पाधिकारम के लेखक एगालो क्या, तो एलागो, एलागो आदिगल है, एलागो आदिगल है। तमिलों के प्रमुख देवता मुरुगन है, तमिलों के प्रमुख देवता पूछेंगे तो मुरुगन है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा, एक मिनट, हाँ, जितने भी क्या, तो जितने भी संगम साहित्य चोल चेर पांड्य से प्रश्न बने हैं, हम वे सभी आपको करवा दिए हैं। आप इसे एक बार पुनः देख लीजिए ताकि एक ही वीडियो में आपको संगम साहित्य या संगम वर्ष से जितने भी प्रश्न बनते हैं वे एक ही वीडियो में याद हो जाए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।